स्वागत, खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज फिर अपनी झोली में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ राज, कुछ अफसाने लेकर आपके बीच में हूं। उन अफसानों की झलक आज मैं बताऊंगा उस हीरो के बारे में जो पुलिस से बचने के लिए भागा और बन गया हिंदी फिल्मों का हीरो। कौन था ये, पता चलेगा आज। कौन थी वो लड़की जो अखबार में छपे एक विज्ञापन को देखकर अपनी किस्मत आजमाने बंबई चली आई और बन गई हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत हीरोइन। इसके अलावा बताऊंगा कि फिल्म हरियाली और रास्ता की शूटिंग के एक सीन में क्यों मनोज कुमार जी अपने डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे और इस बात से झल्लाकर क्या कह दिया उन्हें माला सिन्हा ने। इसके साथ आज आपको पता चलेगा कि बी.आर. चोपड़ा की एक फिल्म के किरदार को पाने के लिए डैनी डेंगजोंगपा ने कौन सा रूप धरा। ये सारे किस्से आज की महफिल में। शो की शुरुआत करता हूं उस नौजवान की कहानी से जिसे पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद छोड़कर भागना पड़ा। कुश्ती के अखाड़े में संगीतकार शंकर जी से मुकाबला करने वाले उनके दोस्त चंद्रशेखर वैद्य। चंद्रशेखर जी ने 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, जैसे काली टोपी, लाल रुमाल, बारादरी, स्ट्रीट सिंगर, रुस्तम बगदाद, बसंत बहार, बरसात की एक रात वगैरह वगैरह। इन पर बहुत से बेहतरीन गीत पिक्चराइज्ड हैं, जिनमें एक गीत है, याद दिलाना चाहूंगा, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। चंद्रशेखर वैद्य हैदराबाद के रहने वाले थे। 1930 के दशक में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आर्य समाज का जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से रियासत के सभी जवान लड़कों को जो इस आंदोलन में निजाम के खिलाफ थे पकड़कर जेल में बंद किया जा रहा था। इसी वजह से हैदराबाद रियासत के तमाम नौजवान या तो जेलों में थे या अंडरग्राउंड हो गए थे, भाग भी गए थे कुछ रियासत छोड़कर, स्टेट छोड़कर। चंद्रशेखर भी उन्हीं में से थे जो भागकर बेंगलोर चले गए। वो भले ही रहने वाले हैदराबाद के थे, लेकिन उर्दू में पढ़ाई लिखाई होने की वजह से उनकी तेलुगु कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बेंगलोर पहुंचकर काम की तलाश में जुट गए। बेंगलोर के फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगने शुरू हो गए। फिल्म वालों ने उनकी उर्दू सुनी तो बेहद प्रभावित हुए। कहने लगे, बंबई जाओ, वहां हिंदी फिल्मों में काम मिल जाएगा। और इस तरह चंद्रशेखर जी बंबई चले आए। शुरुआत एक्स्ट्रा से हुई, फिर डिसेंट एक्स्ट्रा यानी पढ़े लिखे दिखने वाले एक्स्ट्रा, और फिर छोटे छोटे रोल्स भी मिलने लगे। वी शांताराम की साल 1953 में बनी फिल्म सुरंग से वो बन गए हीरो, और एज ए हीरो उन्होंने काफी फिल्में की। कवि, बारादरी, टैक्सी स्टैंड, काली टोपी, लाल रुमाल, भला आदमी, बहुत सारी फिल्मों में एज एन एक्टर काम करने के बाद उन्होंने एज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी 2 फिल्में बनाई, चाचा चा और स्ट्रीट सिंगर। फिल्म स्ट्रीट सिंगर में वो संगीतकार शंकर जयकिशन को लेना चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन बड़े बजट और बड़े बैनर की फिल्म से किया करते थे। चूंकि शंकर जी चंद्रशेखर के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने फिल्म स्ट्रीट सिंगर में संगीत तो दिया, लेकिन कुछ कंपल्शंस की वजह से उस फिल्म में अपने असली नाम की जगह एक और नाम का, नए नाम का इस्तेमाल किया, सूरज। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मैंने सुनाई चंद्रशेखर जी की। कौन थी वो लड़की जो अखबार में छपे एक विज्ञापन को देखकर अपनी किस्मत आजमाने बंबई चली आई और बन गई हीरोइन, ब्यूटीफुल हीरोइन। कौन थी ये, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। लखनऊ में जन्मी कृष्णा सरीन, जिनके पिता रेलवे में एक ऊंची पोस्ट पर काम किया करते थे। जब कॉलेज में थी तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तभी संयोग से नजर पड़ गई
अखबार में छपे एक इश्तिहार की, जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर किशोर साहू एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है काली घटा, और उसके लिए एक नई लड़की की तलाश है, हीरोइन। फिर क्या था, कृष्णा सरीन को लगा कि मंजिल ने खुद पुकार लिया है। पिताजी को राजी किया और भाई के साथ आ गई बंबई किशोर साहू से मिलने। जब यहां आई तो पता चला कि लंबी लाइन है। कृष्णा सरीन को लगा कि शायद ये मौका उनके भाग्य में नहीं है, पर किस्मत का खेल देखिए कि किशोर साहू कृष्णा सरीन की खूबसूरती को देखकर इस तरह आकर्षित हो गए कि पहली मुलाकात में ही उन्होंने इस लड़की को हीरोइन बनाना फाइनल कर दिया। और जैसे ही किशोर साहू ने फाइनलाइज किया तो असली नाम बदलकर उनको फिल्मी नाम दे दिया गया। कृष्णा सरीन बन गई बीना रॉय। क्या क्या गीत पिक्चराइज हैं उन पर, क्या क्या फिल्में की हैं उन्होंने। पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, मोह छोड़ गए सांवरिया, वगैरह वगैरह। काली घटा फिल्म बनी लेकिन बहुत ज्यादा चली नहीं। लेकिन जनाब कृष्णा सरीन उर्फ बीना रॉय की खूबसूरती और अदाओं ने जादू चला दिया और उन्हें मिली फिल्म अनारकली। यह फिल्म हो गई सुपरहिट और बीना रॉय छा गई पर्दे पर। इसी दौरान बीना जी निर्माता भगवान दास वर्मा की एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था औरत। इस फिल्म के हीरो थे प्रेमनाथ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बीना रॉय ने गृहस्थी की तमाम जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभाला, लेकिन काम करने के लिए चूजी हो गई और अच्छे प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए फिल्मों में काम करना जारी रखा। लोग ये मानते थे कि विवाह के बाद, शादी के बाद हीरोइन का करियर खत्म होने लगता है या खत्म हो जाता है, लेकिन शादी के बावजूद बीना रॉय के पास फिल्मों की कमी नहीं रही और उन्होंने अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, भारत भूषण, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे अपने समय के नामी गिरामी बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। 1967 में विजय भट्ट की रामराज्य में बीना को सीता का रोल करने का मौका मिला और इस रोल को करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि सीता की भूमिका निभाने के बाद दर्शकों के दिल में जो जगह है, मर्यादा, आदर, सम्मान, उस इंप्रेशन को, उस इमेज को तोड़ना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने अभिनय से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया और घर गृहस्थी में ही रम गई। आगे बताऊंगा कि फिल्म हरियाली और रास्ता की शूटिंग के एक सीन में क्यों मनोज कुमार नहीं बोल पा रहे थे अपने डायलॉग और इस बात से झल्लाकर क्या कह दिया उन्हें माला सिन्हा ने। बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब मैं आपको बताऊंगा मनोज कुमार और माला सिन्हा से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। बात उन दिनों की जब मनोज कुमार जी ने कुछ फिल्में की थी, पर जिस जगह को वो डिजर्व करते थे वो अभी मिल नहीं पाई थी, पहचान बन नहीं पाई थी। और माला सिन्हा बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों। वैसे मनोज जी अपनी पहली फिल्म फैशन में ही माला जी के साथ एक छोटा सा रोल कर चुके थे। अब जब हरियाली और रास्ता में मनोज जी को माला जी के अपोजिट काम करने का मौका मिला तो एक बार एक सीन पिक्चराइज्ड होना था स्नोफॉल का। बर्फ की बारिश हो रही है, लेकिन बर्फ असली नहीं थी, आर्टिफिशियल थी। इस सीन में माला सिन्हा और मनोज कुमार को बातें करते हुए दिखाना था। अब माला जी एक्सपीरियंस, तो उन्होंने तो वो जो आर्टिफिशियल स्नो गिर रही थी उसके बावजूद वो अपना डायलॉग बोल गई। मगर जब मनोज जी की बारी आई तो उनके मुंह में वो जो आर्टिफिशियल स्नो जो थी वो साबुन के झाग से जो बनाई गई थी, वो झाग पूरे मुंह में भर गया और वो डायलॉग ही नहीं बोल पाए। सीन एक बार कट हुआ, दोबारा स्टार्ट हुआ, लेकिन दोबारा भी मनोज जी की स्थिति वही बनी रही। वो जैसे ही डायलॉग के लिए मुंह खोलते तो सारे के सारे वो साबुन के झाग मुंह में चले जाते, डायलॉग नहीं बोल पाते। ऐसा कई बार हुआ। अब माला जी झल्ला गई और झल्लाकर उन्होंने मनोज जी से कहा, किसने तुम्हें दावत दी है कि तुम एक्टिंग करो?
मनोज जी झेप गए, हिम्मत जुटाई, खुद को संभालते हुए माला जी को जवाब दिया, आप फिल्मों में काम पैसों के लिए करती होंगी, लेकिन मैं फिल्मों में इसलिए आया हूं कि मुझे एक्टिंग से प्यार है। खैर, इसके बाद बात आई गई हो गई और किसी तरह से मनोज कुमार ने उस सीन को पूरा कर भी दिया। अब कमाल देखिए साहब कि जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने उसी मनोज कुमार की एक्टिंग को बहुत सराहा, जो इस फिल्म में नए थे और स्टार माला सिन्हा के सामने घबराए हुए थे। यहीं से मनोज जी का करियर उरूज पे पहुंचने लगा। बी.आर. चोपड़ा की एक फिल्म के किरदार को, रोल को पाने के लिए डैनी साहब ने कौन सा रूप धरा, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात होगी फिल्म धुंध की। इस फिल्म में डैनी डेंगजोंगपा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था और इस फिल्म से जुड़ने की डैनी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब डैनी पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का डिप्लोमा कर रहे थे तो उसी दौरान परीक्षक के तौर पर आना हुआ प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा का। मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई और बी.आर. चोपड़ा को लगा कि इस लड़के में कुछ बात है, अच्छा एक्टर हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई कभी मौका आया तो मैं जरूर तुम्हें लूंगा। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स खत्म होने के बाद जब डैनी फिल्मों में किस्मत आजमाने लगे तो इनिशियली उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। स्ट्रगल के दौरान ही डैनी डेंगजोंगपा को पता चला कि बी.आर. चोपड़ा एक फिल्म बना रहे हैं। वो मिलने पहुंच गए। उस वक्त चोपड़ा साहब धुंध फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना वादा निभाया और डैनी को फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का रोल ऑफर कर दिया, लेकिन डैनी साहब माने नहीं। उन्होंने कहा कि वो फिल्म में ठाकुर रंजीत सिंह यानी जीनत अमान के पति वाला रोल चाहते हैं। चोपड़ा साहब ने कहा कि ये रोल नहीं मिलेगा, इस रोल में थोड़ा सा एल्डरली आदमी चाहिए और तुम तो यार बहुत जवान हो। उस वक्त डैनी वहां से चले गए। अगले दिन बी.आर. चोपड़ा से मिलने एक बूढ़ा आदमी पहुंचा और बातों ही बातों में उस बूढ़े आदमी ने उन्हें अपना नाम बता दिया, डैनी डेंगजोंगपा, और खुद पर लगा वो मेकअप विग वगैरह उतार कर सामने कर दी। डैनी के इस मेकअप और अपीयरेंस को देखकर बी.आर. चोपड़ा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसी वक्त अपनी फिल्म के रंजीत सिंह वाले रोल में डैनी को कास्ट कर लिया। फिल्म जब रिलीज हुई तो डैनी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए हर तरफ से वाहवाही मिली। अपाहिज और लाचार पति के किरदार को इस फिल्म में इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि सारी फिल्म इंडस्ट्री ने उनके अभिनय की तारीफ की। इसी फिल्म ने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया और डैनी डेंगजोंगपा बन गए हिंदी सिनेमा के मशहूर व मारूफ विलन। कैसे मिली गीतकार असद भोपाली को उनकी पहली फिल्म, कैसे बन गए वो हिंदी फिल्मों के गीतकार, ये कहानी सुनाऊंगा आपको थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गीतकार असद भोपाली 100 से ज्यादा फिल्मों में करीब 400 गीत लिखने वाले असद साहब की बात करेंगे। बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन गीत लिखे इन्होंने, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। भोपाल के इतवारा इलाके में पैदा हुए असद भोपाली का असली नाम था असदुल्ला खां। बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था और फिर कब खुद लिखने लगे किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। किस्मत कब आपके साथ होती है ये किसी को भी पता नहीं चलता। यही बात असद साहब के साथ हुई। वो शायरी तो करते ही थे, लेकिन हसरत थी कि नाम हो, फिल्मों में गाने लिखे। इत्तेफाक देखिए 1940 के अंतिम दौर में मशहूर फिल्म निर्माता फजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे
इसका टाइटल था दुनिया। फिल्म के गीत आरजू लखनवी लिख रहे थे, लेकिन 2 गीत लिखने के बाद वो चले गए, माइग्रेट हो गए पाकिस्तान। तो प्रोड्यूसर्स और फिल्म के डायरेक्टर SF हसनैन नए गीतकार की तलाश में जुट गए। इसी मकसद से उन्होंने 5 मई 1949 को भोपाल टॉकीज में मुशायरे का आयोजन किया। फजली बंधु और डायरेक्टर SF हसनैन खास तौर से उस मुशायरे में मौजूद थे। इस मुशायरे में असद भोपाली भी थे। असद भोपाली ने उस दिन अपने कलाम से मुशायरा लूट लिया और साथ ही लूट लिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का दिल भी। अगले दिन भोपाल भारत टॉकीज के मैनेजर सैयद मिसबाहुद्दीन साहब के जरिए असद भोपाली को 500 रुपए एडवांस देकर फिल्म दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन कर लिया गया। और उसके बाद असद भोपाली ने किया बंबई शहर का रुख और इस तरह असद भोपाली के फिल्मी सफर की हो गई शुरुआत। असद साहब ने अफसाना, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, पारसमणि, टावर हाउस, उस्तादों के उस्ताद, हम सब उस्ताद हैं, एक सपेरा एक लुटेरा, दर्जनों फिल्मों में दिलकश गीत लिखे हैं। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो जब याद आए बहुत याद आए, सनम राह भूले यहां आते आते। न जाने कितने बेहतरीन गाने लिखे हैं, कभी न भूल सकने वाले नगमे लिखे हैं असद साहब ने। प्रोग्राम के इस पड़ाव पर हम स्टूडियो से फोन लगाएंगे, बात करेंगे अपने एक श्रोता से, उनके प्रश्न का जवाब देंगे। उनका नाम निकला है यहां और वो हैं दिल्ली के विशाल वर्मा। दिल्ली के विशाल वर्मा प्रश्न पूछेंगे, उनके प्रश्न का जवाब देंगे। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हेलो, दिल्ली से विशाल वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, अन्नू कपूर जी। नमस्कार जी, मैं 92.7 बिग FM से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। जी हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है आपके वर्मा जी? बढ़िया है अन्नू कपूर जी, मैं आपका शो जो है डेली सुनता हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच विशाल जी। अभी दिल्ली में ही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप कुछ पूछना चाहते थे? आपका नाम सेलेक्ट किया गया, इसीलिए हम स्टूडियो से आपको फोन कर रहे हैं। जी हाँ जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? जी सर, मेरा सवाल था, मैंने मैसेज किया था, मैंने आप सनी देओल के बारे में जानना चाहा था जी। और मेरा एक सवाल जुगनू फिल्म से था जी जी कि एक डायलॉग है उसमें के धर्मेंद्र साहब कहते हैं कि बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। जी जी, इसके बारे में कुछ बताएं, इस फिल्म के बारे में बताएं। जरूर। ये देखिए, बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये 2 बार आया है उस फिल्म के अंदर। वैसे तो भाषा, जबान और भाव दोनों इतने टू द पॉइंट हैं कि इस सवाल को समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी की भी एक कहावत है, वो कहावत इस तरह से जाती है कि ओनली द वीक सीक टू बी नोन बाय देयर फादर्स रेपुटेशन, कि जो लोग कमजोर होते हैं वही सिर्फ अपने फादर के नाम के ऊपर चलते हैं, है ना। डायलॉग लिखे थे दादा सचिन भौमिक ने। अब आप अगर ये देखो तो जीवन का भी सत्य यही है कि हम जब अपने जो हमारे बड़े हैं, अपने जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए किया हुआ है, उसी का हम अगर क्रेडिट लेते रहें, उसी के नाम का खाते रहें, खुद कुछ नहीं करें, ये डायलॉग उन लोगों के लिए है ना। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो अपने पिताओं के वजह से चले हैं। और एक बात दूसरी ये भी होती है कि पिता जब इतना बड़ा वटवृक्ष बन जाता है कि उसके तले छोटे मोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसे नाम भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके श्रम, परिश्रम, भाग्य, मेहनत, प्रतिभा की वजह से उनके पुरखों को जाने जाने लगा। अन्नू मलिक का जितना नाम हुआ उतना संयोग से उनके पिताजी सरदार मलिक का नहीं हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल। आप समझे ना। अनिल कपूर का नाम होने की वजह से उनके पिताजी जो प्रोड्यूसर थे सुरेंद्र कपूर जी, उनको बहुत बड़ा नाम मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा, वो बहुत रेयर एग्जाम्पल है, लाइक फादर लाइक सन, यानी कि पिता भी ग्रेट हो
और बेटा भी ग्रेट हो। तो इन इस लिस्ट में आते हैं SD बर्मन, RD बर्मन, हाँ जी, ठीक है, जी हाँ। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन। अदरवाइज देखा ये गया है कि बड़े बड़े पिताओं के बेटे उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं जिन ऊंचाइयों को फर्स्ट जनरेशन ने छू लिया होता है। ठीक है। हाँ जी, सो हाँ मैं जी, ये आपने जो सवाल पूछा है इसमें बड़ा एक कमाल का संदेश छुपा है जो हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं कि हमारे पिताओं ने, हमारे पुरखों ने हमारे लिए जो किया कमाल का किया, अब हमें उस वसीयत को आगे बढ़ाना है। विशाल जी, आपसे बहुत अच्छा बात करके लगा। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो कि फरीदाबाद रहो। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे उम्मीद है कि विशाल वर्मा जी को दिए गए मेरे जवाब से आप सहमत हो या ना हो, मैंने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं और मैं तो श्रमजीवी आदमी हूं। देखिए, गीता में कहा गया है तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो हमारे पूर्वजों का है, जो हमारे बाप दादों ने हमारे लिए छोड़ा, उसको आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं ना कि दादाजी जब गए थे 50 करोड़ रुपए बैंक में थे, बोलते रहे 10 साल से बोल रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में, 50 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे, 50 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे। किसी दोस्त ने पूछा आज कितने, कहने से आज तो 30,000 तो होंगे बैंक बैलेंस। ये नहीं करना। जो पिता ने 50 करोड़ रुपए छोड़े थे, पुत्र का फर्ज हो जाता है कि उन 50 करोड़ को 5,000 करोड़ बना दे। हमें अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाना है। इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। सुहाने सफर को यहीं विराम देता हूं। आप हमारे शोज बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं और फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सब मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।